तिवारी और मैं आपको ले चल रहा हूं युवाओं के साथ एक ऐसा शख्स जो बखूबी से पढ़ाई के सेक्टर से साथ साथ युवाओं की जो रोज़गार बात होता है, हर तमाम तरह के मुद्दों को ये बखूबी से बयां कर सकते हैं और ये बहुत उस चीज़ के बारे में बारीकी से देखा भी है, जाना भी है। तो हम उन्हीं लोगों के उसी शख्सों के साथ आपको ले चल रहे हैं, लोगों के साथ रूबरू करवा रहे हैं कि लोगों की क्या कुछ राय है इस लोकसभा चुनाव में। वर्तमान में हमारे शख्स जो बगल में हैं ये शिवनंदन शर्मा जी हैं, जो वर्तमान में टीचरिंग काम करते हैं। गवर्नमेंट ही नहीं सही, प्राइवेट ही सही, वो जॉब कर रहे हैं और लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाने का काम कर रहे हैं। शिवनंदन शर्मा जी, आपको सबसे पहले जोहार। जोहार, नमस्कार, आदर, अभिनंदन। दादा, सबसे पहले आप शुरुआत कीजिएगा भैया, तो आप एक शायर के साथ लोगों का मोटिवेट करने का काम करें। देखिए, मैं अक्सर अपनी बातों को अलग अलग माध्यमों से कहने की कोशिश करता हूँ। तो दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। और ख़ास करके इस पंक्तियों को मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार से लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लोग जो है अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम रहनुमाई कर रहे हैं, अपने मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पंक्ति थी, ये पंक्तियाँ थी दुष्यंत कुमार का, ये सटीक बैठता है। क्योंकि आप सोच कर देखिए कि जिस लोकसभा क्षेत्र से जो है प्रत्याशी घूम रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, हम शिक्षा के बारे में बात नहीं करते हैं, हम रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं, हम अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में बात नहीं करते हैं, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो कौन ऐसा प्रत्याशी है जो बेहतरीन इन सभी मुद्दों को लेकर बात कर रहा है, या कौन ऐसी पार्टियां हैं जो बात कर रही कि हाँ इन सभी बातों को, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सच्ची स्वास्थ्य? देखिए, सच बात अगर कहें तो यहाँ के जनता बहुत जो है भोली है। सबसे पहली बात, अगर आप देखें 15 वर्षों से एक सांसद महोदय जो है यहाँ पर जो है राज कर रहे हैं, उनका नाम है आदरणीय पीएन सिंह जी। उनकी उम्र हो गई है, वो भले उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन जिस प्रकार से उनके समर्थकों ने कहा कि एक राजपूत प्रत्याशी को जो है टिकट नहीं दिया गया है। राजपूत बहुत सारे मित्र मेरे हैं और मैं किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर बात को समझ कर देखिए कि पीएन सिंह 15 वर्षों से थे। आप शायद डिगवाडी से अगर आएंगे तो जो बिरसा पुल है, जो डिगवाडी और जो इस क्षेत्र को जोड़ने वाला एक जो मुख्य पुल है बिरसा पुल, वो बिल्कुल जो है क्षतिग्रस्त हो चला है। जो है प्रशासन ने ये कह दिया है कि वहाँ पर बड़ी गाड़ियों का जो है आना जाना बंद है। आप ज़रा सोच कर देखिए कि व्यक्ति 15 वर्षों तक सांसद हम लोग बना के भेजते हैं और बिरसा पुल को निर्माण नहीं कर पाता है। ज़रा समझ के देखिए और पता कीजिए कि उनके बच्चे, उनके नाती, उनके पोते कहाँ पढ़ते हैं। ज़रा पता कीजिए कि आप जिन रैलियों में आप दौरा करते हैं और जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, ज़रा पूछ कर देखिए कि उनके बच्चे क्या इसी तरह धूप में जो है वो सड़कों पर निकलते हैं और रैलियां करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि रैलियां नहीं होनी चाहिए। जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, ये एक खूबसूरत अधिकार है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सवाल करना चाहिए और सवाल यह होना चाहिए कि उनके बच्चे अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ते हैं, तब जा कर के आपको वो लीड करते हैं। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं बेबाकी के साथ अपनी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है, वो कारण यह है कि मैं अच्छे संस्थानों में मुझे पढ़ने का मौका मिला है। अगर यहाँ के बच्चों को अगर अच्छे संस्थानों में पढ़ने का मौका मिले, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी लीड कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं और इनको बस फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं कि कोई प्रत्याशी है, उनको हम वोट करेंगे। तो बस यही बात है। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, आप सवाल कर सकते हैं, उसका उत्तर देंगे। चंदन क्यारी विधानसभा के आप निवासी हैं, चंदन क्यारी में क्या कुछ सांसद का कार्यशैली रहा है? मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों को कहने पर यकीन करता हूँ। सामने वाला क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, मैं इस पर यकीन नहीं करता हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मैंने आदरणीय अमर बाबू जी से कुछ सवाल किया था। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति हैं और प्रश्नों से वो आहत नहीं हुए होंगे, लेकिन उनके समर्थक जो है वो बहुत आहत हो गए। हालांकि इन्होंने सवाल किया है लोकसभा के ऊपर, तो चलिए लोकसभा पर हम सीमित रहते हैं। तो जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में सवाल और जवाब का है जो अपना स्थान होना चाहिए। और मैंने उनसे सवाल किया था कि परीक्षाएं जो है वो समय पर क्यों नहीं हो पाती हैं, जो झारखंडी आइडेंटिटी है उस पर बात क्यों नहीं हो पाती है। लेकिन जब इन्होंने लोकसभा पर सवाल किया है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चंदन क्यारी में एक हाई स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि +2 के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? आपने कभी सोचा नहीं है। क्योंकि चुनाव के वक्त हम क्या करते हैं, मान से कुछ लोथड़े और शराब की कुछ बोतलें और सिक्कों की कुछ खनक से हम अपना ज़मीर बेच देते हैं। और यही वो कारण है कि वो लोग जो है वो लीड करते हैं, हम जो है भेड़ चाल के दिशा में आगे बढ़ते हैं। जिस दिन आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दीजिएगा कि शिक्षा के लिए क्या है, जिस दिन आप सवाल कर दीजिएगा कि रोजगार के लिए क्या है, वो जनप्रतिनिधि आपके घर आने से कतराएंगे। मैं ये बात को नहीं कह रहा हूँ कि इसलिए वो हमारे घर नहीं आते हैं, पर यकीन मानकर चलिए और पता कीजिए कि इन जनप्रतिनिधियों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं।
इनके जो रिलेटिव्स हैं, इनके जो नाती पोते, इनके जो रिश्तेदार हैं वो कहाँ पढ़ते हैं पता कीजिए। आपको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है और ये अपने अपने बच्चों को अच्छे जगह पढ़ा रहे हैं। कारण साफ है कि आगे एक दिन ये आपको फिर से लीड करेंगे। ये कहना शिवनंदन शर्मा जी का। आखिर आप सुन रहे हो इनकी जुबानी किस तरह से तेज तलवार की जो धार होती है, इस धार की तरह जुबानी तेज निकल रही है। वो सवाल इनका जो जवाब है बेबाक है। लोगों को समझना चाहिए, इनकी बातों को पकड़ में आना चाहिए। इनसे हम अगला सवाल लेंगे। शिक्षा का चंदन क्यारी में क्या कुछ स्तर है? देखिए, छोटा सा एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपसे। आदरणीय चलिए विधायक हमारे सांसद महोदय जो भी हैं, क्या वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? और अगर वो नहीं पढ़ाते हैं तो पहला प्रश्न चिन्ह ये होना चाहिए कि उनको शैक्षणिक संस्था जो सरकार के द्वारा संचालित होती है उनको भरोसा नहीं है। अगर उनको भरोसा होता तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते। मैंने खुद बीएड का ट्रेनिंग किया है। 3 महीने तक मैं चंदन क्यारी हाई स्कूल में था। अभी भी जब बच्चों को चंदन क्यारी मोड़ पर मिलता हूं तो सम्मानपूर्वक जब वो प्रणाम और नमस्कार कहते हैं तो बहुत खुशी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, अगर ये सरकारी स्कूलों पर जाएंगे तो स्थिति बेहतर होगी। पर ये लोग नहीं जाते हैं। क्यों नहीं चाहते आपको पता है? ये इसलिए नहीं जाते हैं, जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप सवाल करेंगे, और जब आप सवाल करेंगे तो उनकी सत्ता जो है वो हिल जाएगी, और शायद इसीलिए वो शिक्षा को प्रसार नहीं करना चाहते। कई लोग कहते हैं कि मुझे चावल मिल रहा है, मुझे जो है गेहूँ मिल रहा है। इस क्षेत्र में अगर आप घूमेंगे तो बहुत ज़मीनें जो है पड़ी हुई हैं। अगर पानी की सुविधा हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 किलो चावल के लिए आप डिपेंड नहीं रहेंगे। लेकिन आप 5 किलो चावल के लिए अगर आप डिपेंड हैं तो समझ कर चलिए कि आपके मानसिकता को पंगु बना दिया गया है। और यही वो कारण है कि जब वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं तो आप समेट लिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के माध्यम से, आप वोट के माध्यम से, जो हम अक्सर कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, उसके माध्यम से आप अपनी पावर को दिखा सकते हैं और इनको एहसास करा सकते हैं कि आप जब हमारे घर पर आ करके सत्ता के लिए आप जो है भीख मांगते हैं। भीख मांगना मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि चुनाव के वक्त वो इतने विनम्र हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये मतलब जो जनता है वो भगवान है, ये हमारे लिए जो है सेवक है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो आपके द्वार पर कभी दिखेंगे नहीं। तो यही सारे मुद्दे हैं। आपके इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं, वेदांता भी है जो काफ़ी प्रचलित है। चंदन क्यारी के लोगों के लिए और युवाओं के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है वेदांता ईएसएल? कितने यहाँ के जनप्रतिनिधि कोऑपरेट करते हैं युवाओं को रोजगार दिलाने में? कुछ दिन पहले कोई माननीय नेताजी थे, मैं उनके ज़ुबान से सुन रहा था कि जो जिला प्रशासन है वो पूर्व है कि वर्तमान है, मुझे सटीक नहीं पता और इसलिए मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। उनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने कोई शैक्षणिक योग्यता वो हासिल नहीं की है जो उनको नौकरी वहाँ मिलनी चाहिए, लेकिन वो 1 लाख और 1.5 लाख रुपया जो है पर मंथ लेती हैं इलेक्ट्रो-स्टील से। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो लोग हैं आपको इतना पंगु बना दिए हैं कि एक इलेक्ट्रो-स्टील खोल कर जिनको 8,000-9,000 रुपया पैसा मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि उससे आपकी आजीविका चल जाएगी। तो फिर आप स्वतंत्र हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। अगर पूरे चंदन क्यारी में मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ है नहीं, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पर आपको रोजगार मिल सके, तो फिर आप निश्चिंत हैं, आप अपना वोट का जो है व्यर्थ में परिवर्तन कीजिए, सवाल मत कीजिए। अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना गिरा हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को यह भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो बड़ा विद्वान हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। लेकिन एक बात को आप मान कर चलिए, जो लोग बीए करके रखते हैं, एमए करके रखे हैं, बस उनकी डिग्रियाँ आप हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि कोई स्किल नहीं है। तो जो माननीय विधायक, जो सांसद आपके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात ना करता हो, जो आपके रोजगार की बात ना करता हो, जो आपको हर चुनावों में सिर्फ आपको बस जो है वो शब्द है सब्ज़बाग दिखा दिया जाता है कि अगर वो सत्ता पे आएंगे तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि आपका जीवन ज्यों का त्यों रहता है। और उनका जीवन शैली आप देख लीजिए। हलफनामे में जब उनका 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख होता है, 1 लाख होता है, अगली बार में आप देखेंगे वो जो रेशियो है बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो यही है अब चुनाव का, नेताओं का। बहुत बढ़िया अपने बातों का रखा है, अच्छा लगा। वर्तमान में एक युवा वर्तमान की राजनीति को कैसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वर्तमान की राजनीति को? देखिए, जब आपने एक शब्द का प्रयोग किया युवा, तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर युवाओं की आबादी है तो इस देश में है। और जब हम अपने लोकतंत्र की बात करते हैं तो मुझे बहुत सारी परेशानियां हैं लोकतंत्र में, फिर भी इस बात का निष्कर्ष मैं निकाल सकता हूं कि 1952 से लेकर के अभी तक अगर हम इमरजेंसी पीरियड को भूल जाएं, हालांकि इतिहास लिखा जा चुका है, भूल नहीं सकते हैं, इस इमरजेंसी पीरियड को अगर हम भूलते हैं तो इस देश ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो है पालन किया है। लेकिन एक बात यह है कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो भगवान का रूप ले लेते हैं। आपके घरों पर वोट मांगने के लिए आते हैं, सब कुछ ठीक होता है,
लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है आप देखेंगे कि उनके जीवन का स्तर बहुत बेहतर हो जाता है और आपका जीवन ज्यों का जो है वो त्यों रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा जो है बहुत बड़ी जो है वो अपना जो है पावर दिखा सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि युवा जिस तरफ झुक जाएं सत्ता को झुकना पड़ेगा, लेकिन जब युवा जागरूक नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि परेशानी का सबब हो सकता है। आप झारखंड का उदाहरण देख सकते हैं, झारखंड का निर्माण जिन उद्देश्यों के लिए हुआ था क्या वो पूर्ति हो रहा है क्या उनका? आज कई सारे लोग कहते हैं कि हमारा संविधान कहता है कि सबको सब जगह रहने का। आप चले जाइए बंगाल और बंगाल में ये कहकर आप दिखाइए, आप चले जाइए महाराष्ट्र, वहाँ इन बातों को कहकर दिखाइए। मैं इस बात को मानता हूँ, जब भारत की प्रस्तावना की पहली पंक्ति को पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसमें यह कहा जाता है कि न किसी जाति पंथ मजहब की बात की गई है, आप जिस किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं, लेकिन हर स्टेट की अपनी अपनी सांस्कृतिक जो है अपनी आइडेंटिटी है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप झारखंड में जो मूलवासी और जो आदिवासी हैं इनकी स्थिति क्या है आप जो है छुपा कर नहीं रख सकते हैं। आज भी आप सड़कों पर गौर करेंगे, आपको जितनी भी मूलवासी और आदिवासियों की ज़मीनें हैं वो बेच दी गई हैं और इन पर सबसे अग्रणी भूमिका किन की होती है? इन नेताओं की होती है, अघोषित तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा जो है वो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं वोट के माध्यम से। सुनंदन जी, इस बार की लोकसभा में युवा हम लोग जो इस वर्ग के युवा वर्ग हैं, इस युवा वर्ग के लोग जो तमाम तरह के प्रत्याशी उतरे गए हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के रणभूमि पे, तो कौन से प्रत्याशी जो कैटेगरी होती है जिस समय की आपने बात किया, उनमें से कौन सही तरीके से फुलफिल फेज कर पा रही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि धनबाद और बोकारो लोकसभा क्षेत्र के एक नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ऐसे सांसद जो है पार्लियामेंट में मैं भेजना चाहूँगा जो अपनी बातों को विवेक के साथ रख सके। ऐसा सांसद मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा जो चुटका लेकर के अपनी बातों को रख सके। मुझे ऐसा लगता है जब आप अखबार के पन्नों को पलटते हैं आपको पता चलेगा कि जिस झारखंड में सबसे अधिक रिसोर्सेस है, मिनरल्स है, लेकिन उसके बदले हमको क्या मिलता है? उसके बदले हमको मिलता है गुंडागिरी। जो गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसे फिल्मों में गुंडों का महिमा मंडित करता हुआ जो है वो फिल्में हमें दी जाती हैं, लेकिन इस बात को जो है नहीं कहा जाता है कि जो ज़मीनें गई हैं, जिन आदिवासियों की ज़मीनें गई हैं, जिन मूलवासियों की ज़मीनें गई हैं, उसके बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहता है। आज भी इन सत्ताधीशों के पापों का आपको परिणाम अगर देखना है तो आज भी आप जो है उन ज़मीनों को जो है खंगाल कर देखिए, आपको उनको लाशें मिलेंगी। तो बात यह है कि जो मैं फिर से कहता हूँ कि जिस खूबसूरत देश में मैं रहता हूँ, भेदभाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी जिस क्षेत्र में आप जिस सांस्कृतिक और जिस लोगों का उत्थान करने के लिए आपको चुना गया है, आपको उनको सर्वोपरि देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, झरिया जैसे शहर को, झरिया जैसे जगह को सबसे गंदे शहरों का तमगा दिया जाता है और इसी धनबाद में आपको कोयला जो है वो पूरे देश में भेजा जाता है। यही झारखंड है जहाँ पर अडानी जो है वो अपना पावर प्लांट लगाते हैं और सारा का सारा 100% जो है इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो बांग्लादेश जाता है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं की परेशानी है कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुनते हैं जो हमारे लिए आवाज़ नहीं रख पाता है। ज़रा सोच कर देखिए कि जिस झारखंड से 40% जो है खनिज संपदा है और वो झारखंड गरीब है। वो झारखंड गरीब इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं वो सिर्फ उनको वॉक ओवर दे देते हैं कि भैया जो करना है तुम कर लो, ठीक है, आप जो है वोट के टाइम आ जाओ, आप जो है वो वोट ले लो हमारा और चले जाओ। अगर यहाँ के युवा जागरूक हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी भाषा को कहने पर कभी शर्म महसूस नहीं करेंगे। क्या लोग बताइए। अपनी संस्कृति को जो है प्रस्तुत करने पर डर नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी राज्य की बात कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस किसी भी मातृभाषा की बात कर ले, मुझे बहुत उसका सम्मान है और सम्मान होना भी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों का जो भाषा है, जो संस्कृति है, उसका सम्मान निस्संदेह होना चाहिए। और धनबाद जैसे शहरों में जो खून खराबा पिछले 40 वर्षों से हो रहा है, कई लोगों को मैं सुन रहा हूँ कि जो फलना प्रत्याशी हैं उनके पास इतना केस है तो वो जो है नेपो किड हैं, उनकी जो है पुतहू खड़ी हो गई हैं। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि जिस किसी भी प्रत्याशी को आप चुनें वो आपके लिए काम करे। आप झरिया कभी भी जाते हैं या फिर आप रैंकिंग निकाल कर देखिए, सबसे गंदा शहर झरिया है। शायद मैंने दूसरी बार ये शब्द को कहा। यहाँ से सबसे अधिक रिसोर्सेज बाहर जाता है, ये आपको भी भली बात ही पता है। और खुलकर मैं कहता हूँ, प्रिंस खान जैसे जो है लोग धनबाद से वो कहते हैं, वो किसी को धमकी देते हैं, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं। पिछले 15 वर्षों से आप सत्ता पर हैं, लेकिन ये गुंडागिरी चल रही है, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, तमाशबीन बनते रहिए और परिवर्तन चाहते हैं तो अपने सत्ताधीशों से सवाल कीजिए। ये कहना युवा का था। आप जैसे युवा, एक नया चेहरा युवा के तौर पे उभरता हुआ जयराम महतो भी है,
तो उसके मन का विचारधारा कैसे आपको मैच करता है, क्या कुछ लगता है वो सही रूप से कैसा काम करता है जयराम महतो, क्योंकि वो भी युवा जनरेशन से बिलोंग करते हैं, यूथ आइकॉन से भी जो भी हैं। देखिए एक बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा, बात वह यह है कि इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जयराम महतो के राजनीति में आने के बाद उन्होंने जो जिस झारखंडियत को जो है वो जगाया है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं कहता हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव रख रहा हूं, पर इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज से 2 साल से पहले किसी व्यक्ति को यह बात कहने का सामर्थ्य नहीं था कि वो अपनी भाषा के लिए आवाज़ रख सके, वो अपनी संस्कृति के लिए आवाज़ रख सके। वो बात अलग है कि एक युवा, आप जयराम खुलकर मैं कहता हूँ उसका नाम ले सकते हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि उन्होंने पार्टी का फॉर्मेशन कर दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक आंदोलन चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस नौजवान साथी में मुझे लगता है कि वो विल पावर है जो वो बेहतर कर सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है। व्यक्तिगत तौर पे लगता है। जी हाँ, बढ़िया। सुरेंद्र शर्मा जी थे जिन्होंने साथ से बेबाक बातों को आपके बीचों में रखा, क्या कुछ रहा नहीं रहा। आपसे आखिरी सवाल जाते जाते लेंगे, सांसद की तरह बात के धर्मा लोकसभा क्षेत्र से बेहतरीन सांसद आपको कौन लगे वर्तमान तक का, अभी तक के कार्यकाल में? देखिए फिर से इस बात को मैं शायद घुमाकर अपनी बात को कहना चाहूँगा। सांसद कोई भी हो, आपके बुलावे पर, वो आपके काम पर आना चाहिए। उस तरह के सांसद को आप चुनें, ना कि ऐसे सांसद को आप चुन लें जो एसी के हवा में बैठकर जो रहें और बस शादी के पार्टियों में सीमित ना कर दें कि वो घर पर आएँ और जो है वो मटन भात खा लें और आपका जो है मन तृप्त हो गया, आप अपने पड़ोसी को दिखाने लगे कि भैया देखो सांसद महोदय हमारे घर आए थे। तो इस बात से ऊपर उठ करके उनके लिए सांसद से जो है मांग होनी चाहिए, वो यह मांग होनी चाहिए। खासकर मैं चंदन क्यारी क्षेत्र से आता हूं, तो इसके बारे में बता सकता हूं कि शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान होने चाहिए और जो प्रत्याशी हैं वो हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहे, और जो मूल मकसद है चुनने का वो यही है कि हमारे विकास के लिए काम करें। ये थे युवा और युवा का जुबानी और नेताओं की कहानी। क्या कुछ रहा नहीं रहा आप साफ तौर से सुन ही लिया। एक युवा दूसरा युवा से बात करते दरमियान में नेताओं की उनकी कहानी बायोग्राफी के रूप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सटीक तरीके से उन्होंने बेबाक होकर निकाल दिया और लोगों तक आपके बीचों में पहुंचाने का काम किया। हालांकि अब इनकी बातों को लेकर आप कितने मोटिवेट होते हैं, कितने जागरूक होते हैं, यह कल के मतदान के दिन में आप बूथ केंद्र में पता चलेगा, क्योंकि आपका जनमत कितना ईवीएम की मशीन में। और मैं कहना चाहूँगा ओम जी और मेरे प्यारे साथियों, कल चुनाव का दिन है और मैं आपसे आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि अपने अपने घरों से बाहर निकलें और जो है अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक मत जो है वो आपको अधिकार देता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, आपको भली भांति पता होगा, ये अपवाद नहीं है कि आपको पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि घरों पर बैठे ना रहें, घरों से बाहर निकलें और सभी एक मजबूत जो है वो लोकतंत्र की उदाहरण दें और चलिए अपने अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें। हम भी और हमारे चैनल भी यही आपसे अपील करती है कि लोकतंत्र का जो मजबूत बनाने के लिए आप मतदान करें और 100% चंदन क्यारी विधानसभा मतदान में भागीदारी बनकर एक नया मिसाल कायम करें। और हमारे सहयोगी समीर के साथ मैं नितेश ओम तिवारी, धन्यवाद।